साथियों नमस्कार। जैसा कि मैंने एक वीडियो बना करके शेयर किया था जिसमें मैंने कहा था कि मैं भारत के प्रथम संविधान संशोधन के बारे में विस्तृत आपसे बात करूंगा। उस वीडियो को आप सबों के द्वारा बहुत प्यार मिला था और इससे यह पता चलता है कि आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो पहला संविधान संशोधन क्या था। तो दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने कानून को बनाया था उन्होंने ही मात्र 16 महीने के अंदर कानून को बदलने का काम किया था, और वो भी पहला आम चुनाव से ठीक पहले। हम सभी जानते हैं कि भारत का जो संविधान है उसको बनाने में काफ़ी लंबा वक्त लगा था। 1946 में प्रथम बैठक हुआ था और जबकि 50 में जाकर के यह फाइनल हुआ था। तो 4 सालों के लंबे इंतजार, लंबी बैठक, लंबे बैठकों का दौर और लंबे विचार विमर्श के बाद बनाया गया ये कानून आखिर इतनी जल्दी क्यों बदला गया? क्या परिस्थितियाँ रही थी, क्या उद्देश्य था बदलने का, क्या कारण था? और हम सभी जानते हैं कि हमारा संविधान देश का, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे लंबा संविधान है। संविधान पर संशोधन पर बात करने से पहले आपसे भारत के संविधान के बारे में कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। अपने संविधान को लिखने में पूरे 2 साल 11 महीने और 88 दिन लगे। इस संविधान में 389 सदस्यों ने भाग लिया था। 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 शेड्यूल हैं इस संविधान में। इतने विचार विमर्श के बाद बनाए गए इस कानून को आखिर बदलने की नौबत क्यों आ पड़ी, और वो भी इतनी जल्दी कि हम पहला आम चुनाव का, या ये कह सकते हैं कि जनता के प्रथम जनादेश का इंतजार भी नहीं कर सकते। हम सभी जानते हैं कि जो संविधान सभा था जिसने बैठ करके संविधान को लिखा था, वही बाद में अंतरिम सरकार के रूप में, अंतरिम संसद के रूप में परिणित हो गई और वही अंतरिम सरकार के रूप में कार्य कर रही थी। तो जो ये अंतरिम सरकार थी, जो जिसे अभी जनादेश भी नहीं मिला था, तो क्या उसे जनादेश तक का इंतजार करना चाहिए था? और उस समय के जो बड़े नेता थे जैसे आचार्य JV कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, इन सबों का क्या सोच था उस समय, सबों की क्या भूमिका थी, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये जो प्रथम संविधान संशोधन था ये 16 दिन तक संसद में चर्चा हुआ और 16 दिन तक संसद के बाहर भी चर्चा हुआ। प्रेस में इसकी काफ़ी चर्चा हुई, सड़क पर आंदोलन भी हुए, संसद में एक से एक शानदार और जानदार भाषण भी हुई, ऐतिहासिक भाषण भी हुई, और प्रेस के साथ वकीलों ने, पक्षी पार्टियों ने ज़बरदस्त आंदोलन भी किया था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें 1,45,000 शब्द हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश का यह सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और संविधान निर्माताओं ने बनाते समय ये कहा कि ये बहुत लिबरल और आसान है, समय अनुकूल इसे हम बदल सकते हैं, परिस्थिति के अनुकूल बदल सकते हैं। लेकिन क्या इतनी जल्दी बदल सकते हैं? संविधान में संविधान बदलने की पूरी प्रक्रियाओं का वर्णन दिया गया है, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा से पास कराने के बाद राष्ट्रपति का भी अनुमोदन आवश्यक है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि संविधान बनने के बाद जब अंतरिम सरकार थी तो उस वक्त न लोकसभा गठित हुआ था न राज्यसभा गठित हुआ था। तो संविधान के जो प्रक्रिया थी कानून बनाने की, उसको धत्ता बताते हुए, उसका अनुपालन ना करते हुए कैसे इस संविधान को बनाया गया था, इस कानून को बदला गया था, आइए हम बात करते हैं। दोस्तों, इस संविधान संशोधन था जो एक संविधान संशोधन के नाम से इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार ने प्रस्तुत किया था सदन में, और उस एक ही संशोधन में 3 महत्वपूर्ण बातें थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच आज भी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर आज भी बहुत ज़्यादा चर्चा होता है। आज भी यह कहा जाता है कि सरकार लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकना चाहती है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने जो इसे बनाया था उस समय क्या स्वरूप था, और इसे उसी समय 16 महीने बाद ही बदल दिया गया। आज की पार्टियां भी, आज के जो भी सरकारें आती है, इसी बदलाव का नाजायज़ फायदा उठाता है।
उठाते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ था वो जमींदारी उन्मूलन का, जमींदारी प्रथा उन्मूलन का। सबको समान ज़मीन मिले, जमींदारों से ज़मीन लेकर के भूमिहीनों को ज़मीन दिया जाए। ये एक अच्छी पहल थी, अच्छा कानून था, लेकिन इसमें क्या पेचीदगियाँ थी उस पर ही बात करेंगे। क्यों इसको करने के लिए संविधान को बदलने की आवश्यकता पड़ी? क्या तत्कालिक संविधान जमींदारी उन्मूलन का अनुमति नहीं देता था? और एक तीसरा जो और महत्वपूर्ण अमेंडमेंट था वो था छुआछूत या आरक्षण के से संबंधित। तो तीनों बदलाव क्यों सरकार की मुसीबत खड़ी कर रही थी, क्यों सरकार बदलने मजबूर हो रही थी, आगे जानते हैं। साथियों, उस समय 20 से 25 लोग ही यानी कि नेता ही थे जो विपक्ष में थे, बाकी सारे लोग सत्ता पक्ष के साथ थे। लेकिन छोटे से बदलाव का जो संविधान में ऐतिहासिक बदलाव हुआ वो अद्भुत ऐतिहासिक चर्चा हुआ, वो अद्भुत, अतुलनीय और ऐतिहासिक था। आज भी इसकी चर्चा होती है कि इस जो कानून बनाया गया है, इस कानून में कई कमजोरियां हैं, जिसे हम जो जनता के साथ पिछले 15-20 सालों से वादा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे और वो करेंगे, ये चीज़ें अभी हम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान संविधान हमें इसकी इजाज़त नहीं देती। और इसीलिए संविधान की संशोधन करने की आवश्यकता आन पड़ी है। हम जनता को जा कर के ये नहीं कह सकते हैं कि हम जमींदारी उन्मूलन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान संविधान हमें इसकी इजाज़त नहीं देती। हमें तो जमींदारी उन्मूलन करनी है, चाहे संविधान इजाज़त दे या ना दे। तो संविधान को बदल के ही हम संवैधानिक तरीके से जमींदारी उन्मूलन कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का आरक्षण पद्धति है। हमें एक साथ एक जैसा पूरे देश में आरक्षण लागू करने की आवश्यकता है, इसीलिए हमें संविधान बदलने की ज़रूरत है। और दूसरी ओर बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा चरम पर थी, बांग्लादेश में भी सांप्रदायिक हिंसा चरम पर थी, जो आज का बांग्लादेश भारत पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। और कम्युनिस्टों के द्वारा साउथ में एक तरह से गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। पत्रकारगण सरकारों के खिलाफ अच्छे से लिख रहे थे, और जो कानून बनाया गया था, जो संविधान में कानून बनाया गया था, इसके खिलाफ काफ़ी लोग अदालत के शरण में जा रहे थे। और अदालत जो मौजूदा कानून था, यानी कि जो संविधान नया बना था, उस संविधान के प्रावधानों को देखते हुए लोगों को बहुत राहत दे रहे थे। अदालतों का यह कहना था कि अब हम आज़ाद हैं, हमारा अपना संविधान है, अपना कानून है, तो हम अंग्रेज़ों वाली पॉलिसी अभी नहीं अपना सकते हैं। अभी हमें हमारी संसद ने या हमारे भारत का जो संविधान है, हम उसका अनुपालन करेंगे। और इस तरह से सरकार ने काफ़ी विरोधियों को किसी किसी कारणवश जेलों में, विभिन्न जेलों में बंद कर दिया था। और ये लोग सशक्त थे, वकील थे, विपक्ष के नेतागण थे, वामपंथ के लोग थे, पत्रकार के लोग थे। ये लोग काफ़ी प्रबुद्ध जीवी लोग थे। ये लोग अदालतों के शरण में जाते थे और अदालत मौजूदा कानून का सहारा लेकर के इनको बरी कर देते थे। और इस तरह से ये एक आंदोलन का स्वरूप लेता चला गया। गांव में लोगों तक यह मैसेज पहुंचने लगा और लोग सड़क पर आने लगे। एक छोटी विपक्ष को जन समर्थन मिलना शुरू हुआ। पत्रकारों के आलेखों से, अखबार में जो छापे जा रहे थे उसके माध्यम से, अदालतों के जो निर्णय आ रहे थे उसके माध्यम से लोगों तक यह खबर बेहद आसानी से पहुंच रही थी। लोग जहां लामबंद होकर के सड़कों पर उतर रहे थे, वहीं संसद में विपक्ष के कुछ प्रमुख नेतागण इन चीज़ों को, इस मुद्दों को बड़ी पुरजोर तरीके से उठा रहे थे। और अखबारों में संसद के कार्रवाई को भी बहुत अच्छा कवरेज मिल रहा था और ये सीधे लोगों तक पहुंच रही थी। रेडियो पर भी इसका अच्छा कवरेज मिल रहा था और इसकी जानकारी सीधे लोगों तक पहुंच रही थी। लोग यह समझ रहे थे कि वर्तमान सरकार संविधान में हमें जो अधिकार दिया गया है, जो मौलिक अधिकार दिया गया है, जो बोलने का अधिकार दिया गया है, उसे ख़त्म करने की साजिश कर रही है। तो चहुओर
विरोध प्रदर्शन झेलते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार को डर लग रहा था, भय हो रहा था, और वो जगह जगह कई विरोधियों को या कई सवाल पूछने वाले लोगों को या कई आंदोलन में साथी रहे लोगों को पकड़ पकड़ के जेल भेज रहे थे। दूसरी ओर सरकार की यह चिंता थी कि आगामी कुछ दिनों में 5-6 महीने बाद हम जब देश का पहला आम चुनाव में जाएंगे तो जो हमने लोगों से वादा किया है कि हम जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करेंगे, उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में सरकारों ने कई तरह की योजनाएं अलग अलग राज्य सरकारों ने अलग अलग तरीके से बनाया था, और जमींदारी उन्मूलन भी अच्छे तरीके से हो रहा था, और इसके खिलाफ जो भी चीज़ें कोर्ट में जा रही थी उसमें सरकार जीत करके भी आ रही थी, सरकार की जीत हो रही थी। सिर्फ एक राज्य सरकार, बिहार का जो सरकार था और जो पटना हाई कोर्ट है, उनका निर्णय सरकार के पक्ष में नहीं था, क्योंकि उस समय तत्कालिक बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और उनके राजस्व मंत्री, नाम नहीं याद है, कोई सहाय करके है, इन दोनों ने जो कानून बनाया था बिहार में जमींदारी उन्मूलन के लिए, उसमें यह बातें रखी थी कि जिनको जितना कम ज़मीन है उनको ज़्यादा मुआवजा मिलेगा और जिनको ज़्यादा ज़मीन है उनको कम मुआवजा मिलेगा, जबकि अन्य राज्य सरकारों ने ऐसा निर्णय नहीं किया था। तो बिहार के जमींदार हाई कोर्ट तक आए और हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह से छुआछूत नहीं चलेगी, आपको एक मूल्य तय करना पड़ेगा और उस मूल्य के अनुसार आपको जमींदारों को पैसा देना पड़ेगा, चाहे उनके पास ज़मीन कम हो या ज़्यादा हो। तो यहाँ पर सरकार, तो श्री कृष्ण सिंह बहुत परेशान हो गए कि आखिर जो पिछले 10-15 सालों से हमने लोगों से वादा किया है कि हम जमींदारी उन्मूलन करेंगे, तो अब कैसे होगा। अगर हम फिर से इस कानून को बनाते हैं तो कानून बनने में 6-7-8 महीने लग जाएंगे और चुनाव सर पर है, 5-6 महीने बाद चुनाव होने को है। दूसरी ओर अगर हम इसको अदालत में चुनौती दोबारा देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको भी 5-6 महीने उसमें भी लग सकते हैं, ना जाने कितना समय लग सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो हम किस मुंह से जनता के पास जाएंगे और किस मुंह से हम लोगों से वो बात करेंगे कि जिसका वादा हमने आपसे 15-20 साल पहले से करता आ रहे हैं हम लोग, वो हम आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि संविधान हमें इजाज़त नहीं देती है। तो जमींदारी प्रथा उन्मूलन के मामले में यह मजबूरी सरकार की थी कि इसको बदले, और इसी के आड़ में सरकार ने विद्रोहियों को रोकने और दबाने के लिए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच था या देशद्रोह का कानून था, उसको भी बदलने का निर्णय लिया। पहले जो देश विरोधी या देशद्रोही कानून था वो बहुत लिमिट था, 2-3 ऑप्शन ही उसमें थे, जैसे कि आपसे किसी से अगर देश को खतरा है, किसी से अगर राज्य को खतरा है, या किसी से हमारे कानून को खतरा है, तो ये 2-3 चीज़ें थी जो देश विद्रोह के या देशद्रोह के कानून के अंदर आती थी। लेकिन सरकार इन चीज़ों को भुला करके अन्य विरोधियों को भी, जो आपके विरोध में लिख रहे हैं, आपके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी जेलों में भेज रही थी, और सरकार की दलील अदालतों में कमज़ोर पड़ रही थी और ऐसे लोग छूट के बाहर आ रहे थे। सरकार घबराई हुई थी और जमींदारी उन्मूलन के आड़ में सरकार देशद्रोह का कानून भी संशोधन करना चाह रही थी। और एक तीसरी जो प्रमुख घटना थी वो ये थी, जो मद्रास जो प्रोविंस था, उस समय मद्रास प्रोविंस में एक अलग ही आरक्षण का कानून था। आज़ादी के काफ़ी दिनों बाद तक आरक्षण के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानूनी व्यवस्था थी। तो वहाँ पर जो आरक्षण था उसमें मान लीजिए अगर 16 सीट की वैकेंसी होती है तो 4 सीट ब्राह्मण के लिए, 4 सीट एससी के लिए, 4 सीट एसटी के लिए और 4 सीट मुस्लिम अल्पसंख्यक इत्यादि के लिए था। तो एक बहुत ही डॉक्टर MBBS के स्टूडेंट थी, उन्होंने उनका परीक्षा पास होने के बावजूद भी उनका एडमिशन इसलिए ना हुआ क्योंकि 4 जनरल कैटेगरी के लोग का ऑलरेडी, 4 ब्राह्मण का ऑलरेडी वहाँ नामांकन हो चुका था। 5वां में इन्हें इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि ये ब्राह्मण थे। तो ये चल गए वहाँ पर, कोर्ट में चली गई। और ये जो महिला थी, इनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन समराजन करके इनका नाम था, और इनका जो वकील थे कृष्ण स्वामी अय्यर, और ये वकील कृष्णा स्वामी अय्यर
स्वयं संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्होंने यानी कि कानून बनाने में उनकी भी भूमिका थी और वो इस केस को लड़ रहे थे। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जब अपना भारत का संविधान लागू हो चुका है तो आज़ादी के पहले के संविधान का यहाँ क्या काम। और इस आधार पर डॉक्टर रंजन को वहाँ एडमिशन मिल गई और वो पढ़ने लगी। सरकार की दलीलें यहाँ भी फेल कर गई। तो सरकार की यह भी चिंता थी कि किस तरह से जो बुनियादी आरक्षण व्यवस्था है संसद में व्यवस्था की गई है कानून में, उसे किस तरह से लागू करे ताकि विभिन्न अदालतों में यह फेल ना हो और सरकार अपने पक्षों को मजबूती से रख सके। तो ये 3 कारण था जिसके वजह से सरकार इस कानून को बदलना चाहती थी। साथियों, देशद्रोह के कानून को बदलने की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके पीछे की कहानी है अकाली दल। जो आज अकाली दल है, इसके संस्थापक थे तारा सिंह जी। तो संस्थापक सदस्यों में से एक थे तारा सिंह जी। तो तारा सिंह जी के ऊपर भी सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था और वो कोर्ट के शरण में गए। इसके पहले भी काफ़ी वाम दलों के लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। तो जो ये लोग सुप्रीम कोर्ट के शरण में गए और अदालतों ने कहा, अदालत का यह जजमेंट था कि जब तक हमारा संविधान नहीं बना हुआ था तब तक हम उस देशद्रोह कानून को मानते थे। अभी हमारा अपना खुद का कानून है, खुद का संविधान है, उसमें कानून है और उसमें देशद्रोह को वर्णित किया गया है कि किस कार्य के लिए देशद्रोह की सज़ा दी जा सकती है। और आप जिन लोगों को बंद कर रहे हैं या हमारे पास जो याचिका आई है, इसमें याचिकाकर्ताओं ने या आपके लोगों ने जो बातें कह रही है वो उन दायरों के अलग है। अब हम अंग्रेज़ के कानून को इस वक्त लागू नहीं कर सकते हैं और इस आधार पर कि संविधान में नए कानून ने देशद्रोह के दायरा को बहुत सीमित कर रखा है और जो सीमित दायरा है उसमें ये लोग नहीं आते हैं, अतः इन लोगों को बरी किया जाता है। यह कहकर लोगों को बरी कर दिया जा रहा था। सरकार ये चिंतित थी कि इसको कैसे रोके और जो विद्रोह की आवाज़ें पत्रिकाओं के माध्यम से और वकीलों के माध्यम से लोगों तक जा रहा है, लोगों के माध्यम से सड़कों पर उठ रहा है, उसको हम कैसे रोक सकें। तो ये तीनों चीज़ों को मिला करके एक संविधान संशोधन बड़ी चालाकी से लाया गया। 3 संविधान संशोधन ना लाके एक संविधान संशोधन लाया गया। तो नेहरू जी ने एक गलत परंपरा का शुरुआत पहले कर दी और दूसरी शुरुआत कर दी कि बिना राज्यसभा और लोकसभा से पास कराए हुए ये कानून को बदलना चाहते थे। ये दूसरी गलत परंपरा की शुरुआत उसी समय वक्त हो गई थी। आपको हम बताना चाहेंगे, जब ये तीनों कानून या ये तीनों बातें एक कानून संविधान संशोधन के माध्यम से संसद के पटल पर रखा गया, कालिक जो अंतरिम सांसद था उसके जो स्पीकर थे जीवी मावलंकर, उन्होंने भी एक पत्र लिख करके और नेहरू जी को आगाह किया था कि हम इस बदलाव के समर्थन में नहीं है और ये बदलाव किसी काम के नहीं है, किसी को फ़ायदा पहुंचाने वाला नहीं है। और उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखा था और उन्होंने भी इसका विरोध दर्ज किया था और उन्होंने कहा था कि ये जो संविधान संशोधन है उसका इंतज़ार किया जाना था, अदालतों के और निर्णयों को इंतज़ार किया जा सकता था और नई सरकार के ऊपर छोड़ा जा सकता था कि नई सरकार इसमें निर्णय ले, क्योंकि अभी हम लोग पूरा जनादेश में काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए जनादेश वाली जो भी सरकार आती है, आप आए या फिर कोई और आए, उनको यह निर्णय लेने दे कि वो इन संशोधनों को करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ऐसी कौन सी अभी आफत आ गई है, ऐसा कौन सा अभी आपात स्थिति आ गया है कि इस कानून को बदलने की या संविधान संशोधन करने की आवश्यकता आन पड़ी है। तो साथियों, नेहरू जी ने स्पीकर मावलंकर और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबकी बातों को पीछे छोड़ते हुए अपने जिद पर अड़ गए थे और इसको सदन के पटल पर रख दिया था। इससे इस तरह से इस संशोधन को बड़ी चालाकी से रखा गया था कि इसके कुछ भाग को कुछ लोग समर्थन करते थे और कुछ भाग को कुछ लोग समर्थन नहीं करते थे।
उदाहरण के लिए इस कानून को बनाने में या संविधान को बनाने में जिनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो इसमें जो आरक्षण का बदलाव था उसके पक्ष में थे, पर वो जो देशद्रोह का कानून था उसके पक्ष में नहीं थे। और उसके साथ साथ जो जमींदारी उन्मूलन का कानून था उसमें भी एक रूपता के पक्ष में थे। गृह मंत्री थे उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो जमींदारी उन्मूलन के पक्ष में थे, पर वो इसके पक्ष में भी थे, वो तीनों के पक्ष में थे, पर वो चाहते थे कि हम नई सरकार को फैसला लेने दें। इसके लिए नेहरू जी ने गृह मंत्री होने के नाते, प्रधानमंत्री होने के नाते नेहरू जी ने गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र भी लिखा था कि जगह जगह आंदोलन जो लोग कर रहे हैं इसको रोकने की आप कोशिश करें। तो गृह मंत्री ने उन्हें यही कहा था कि चूँकि हम अभी इस वक्त आज़ाद भारत के गृह मंत्री है, और तो जो संविधान ने अधिकार दिया है लोगों को विरोध का, संवैधानिक तरीके से विरोध करने का, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो ये बात उन्होंने कहा था, और वो पक्ष में होते हुए भी इसके पक्ष में ना थे। और बाद में तो उनका देहांत हो गया, अगर शायद होते तो फिर भी वो शायद नेहरू जी के साथ ही जाते, पर वो दिल से साथ जाते वो इसलिए कि वो सरकार के एक भाग थे, और एक नेता होने के नाते, इंडिपेंडेंट नेता होने के नाते अगर उनके पास गृह विभाग ना होता तो शायद इस कानून का वो भी विरोध करते। बहुत लोग चाह करके विरोध इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो सरकार के पार्ट थे, सरकार के अंग थे। हालांकि बहुत सारे लोग उस समय सरकार में रहते हुए भी इसके मुखर विरोध में खुलकर के सामने आए, और ऐसे लोगों में आचार्य जे.वी. कृपलानी जो गांधीवादी नेता थे, इनका बहुत बड़ा रोल था, और इन्होंने खुलकर सरकार का विरोध किया था। और बाद में इसी विरोध के कारण उन्होंने अपना एक स्वतंत्र पार्टी भी कांग्रेस से अलग होकर के बनाया था। और दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि आचार्य कृपलानी ही वो थे जिन्होंने सरकार के खिलाफ पहली बार पहला अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ और किसी ने लाया था, तो आचार्य जे.वी. कृपलानी ही थे। साथियों, अब हम बताते हैं कि जब संसद में प्रस्तुत किया गया तो क्या क्या हुआ। संसद में से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं प्रस्तुत करते हुए यह कहा कि हमने जो संविधान बनाया है उसमें कई खामियां हैं, और उस खामियों की वजह से जनता के साथ हमने जो वायदा किया है उस वायदा को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसे बदलने की ज़रूरत है, और इसे बदल करके हम जनता के साथ किए गए वायदों को पूरा करके और फिर चुनाव में आना चाहते हैं। तो संसद में ज़ोरदार बहस हुई, और बहस इतना हुआ कि 20 से 25 विपक्ष के नेता थे, और उन्होंने ही सरकार का बहुत पुरजोर विरोध किया। ये मामला फिर सेलेक्ट कमेटी के पास गई। सेलेक्ट कमेटी में भी ज़बरदस्त चर्चा हुई, और उस सेलेक्ट कमेटी ने उसे फिर संसद को वापस किया, और संसद में भी ज़बरदस्त चर्चा दोबारा हुई, और अंत में ये कानून पास हो गया, क्योंकि जो सत्ता पक्ष के लोग थे वो काफ़ी अधिक संख्या में थे। हालांकि सत्ता पक्ष के वो लोग जो खुल करके सरकार का विरोध कर रहे थे उसमें से भी कई लोगों ने सरकार के इस प्रस्ताव के समर्थन में वोटिंग किया, और कई लोगों ने अनुपस्थित रहकर सरकार के पक्ष को ही मजबूत किया। तो एक बहुमत के कारण यह कानून सरकार ने पास कर दिया था। तो अब हम थोड़ा सा चर्चा इस बात का करेंगे कि इस कानून को विरोध कर रहे कौन लोग थे और उन्होंने संसद में क्या कुछ कहा। सबसे पहले विपक्षी नेताओं में जयप्रकाश नारायण का नाम लेना चाहेंगे। हालांकि इसको हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्सेस पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि सबसे प्रखर विरोध इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, जो बाद में जनसंघ के संस्थापक हुए, और वही जनसंघ जो आज जिसे हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं, और जिसकी सरकारें देश के अन्य राज्यों में और देश में भी अभी कार्य कर रही है। तो हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका पर बाद में चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे शुरू में जयप्रकाश नारायण की भूमिका पर। जयप्रकाश बाबू का कहना था, वो चूँकि संसद के उस समय सदस्य नहीं थे तो उनका आंदोलन सड़क पर चलता था, और वो इसके विरोध में तमाम तरह की बातें लिख रहे थे। हालांकि इसमें से जो जमींदारी उन्मूलन था
इसका वो पुरजोर तरीके से समर्थन कर रहे थे। और उनका तो ये कहना था कि बड़े जमींदारी को कुछ ना दिया जाए, कोई मुआवजा ना दिया जाए। जो बिहार सरकार का था कि कम जमीन वाले को ज़्यादा मुआवजा, ज़्यादा जमीन वाले को कम मुआवजा, तो वहीं पर जयप्रकाश बाबू इसके बिल्कुल खिलाफ थे कि ज़मींदारों को मुआवजा ही ना दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो देशद्रोह का कानून जो बदला जा रहा था, इसके सख्त खिलाफ थे। साथियों, जयप्रकाश नारायण ने साफ साफ कहा कि हमारे ही द्वारा बनाए गए संविधान के तहत जो जनता का अधिकार दिया है, जनता उसका उपयोग कर रही है, तो अब हम उसको उपयोग ना करने देने के लिए एक कानून बनाना चाह रहे हैं। हमारे ही द्वारा बनाए गए संविधान ने जो न्यायालयों को अधिकार दिया है, हम न्यायालयों को उस अधिकार का उपयोग करने से ही रोक रहे हैं। तो कई दावे थे, दलील थे जयप्रकाश बाबू का, और इन्हीं चीज़ों को लेकर के वो सड़क पर आंदोलन कर रहे थे। दूसरी ओर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संसद में इस विरोध को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, और उन्होंने सरकार की इस बदलाव को पूरी तरीके से बकवास और वर्तमान संविधान का अवहेलना करने वाला, वर्तमान संविधान के सदस्यों को अवहेलना करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि यह संविधान 2 दिन या 4 दिन में लिखा गया है। 1946 में पहली बैठक हुई थी और 50 में यह संविधान बना। तो काफ़ी लोगों ने लंबे विचार विमर्श के बाद, लंबी समीक्षा, लंबे चर्चाओं के बाद इस कानून को बनाया है। अतः हमें इतने आसानी से इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। किस चीज़ की हड़बड़ी है? आप अपने विरोध को, आपको डर क्यों लग रहा है? आपको अपने जनता पर भरोसा होना चाहिए था कि हमारे देश की जनता हमारे द्वारा दिए गए अधिकारों का या देश के द्वारा दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेगा। ऐसा भरोसा आपको अपने जनता पर होना चाहिए। किस चीज़ की हड़बड़ी है? क्या हम अगले कुछ महीने इंतज़ार नहीं कर सकते हैं कि कोई नई सरकार आए, आप ही आए या फिर कोई और सरकार आए और वो इस कानून को बनाए? अभी कौन सा आफत आ गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय ऐतिहासिक भाषण दिया था। हम ये कह सकते हैं कि संसद के कुछ सबसे ऐतिहासिक और सबसे ज़बरदस्त भाषणों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह भाषण भी शामिल था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इतना ऐतिहासिक और शानदार भाषण दिया कि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सारे तर्कों को तोड़ मरोड़ कर रख दिया, और उनके सारे तर्क तो ऐसे मालूम पड़े जैसे वो कागज़ के टुकड़े पड़े हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जब भाषण ख़त्म हो गया तो कांग्रेस के ही एक सदस्य श्रीरंगा ने कहा कि ये ऐसा भाषण हमने अपने जीवन में कभी नहीं सुना, और यह बेहद शानदार भाषण था कि आप भारत के एडमंड वर्क हो, मतलब भारत के लोकतंत्र की मजबूती हो। तो दूसरी ओर संसद में एक और सड़क पर जयप्रकाश नारायण अपने लोगों के साथ आंदोलन कर रहे थे, दूसरी तरफ पत्रकार बंधु इसके विरोध में लिख रहे थे। उन्होंने यहाँ तक निर्णय लिया था कि अब हम कुछ दिन पत्रिका निकालेंगे ही नहीं, लेकिन फिर उन्होंने अपना निर्णय बदला कि अगर हम पत्रिका निकालेंगे नहीं, अखबार निकालेंगे नहीं, तो लोगों को इसके बारे में मालूम कैसे होगा। और तीसरी तरफ जो वकील बंधु थे वो भी संसद पर वो भी इस बदलाव को रोकने के लिए आंदोलनरत हो गए, क्योंकि नेहरू जी ने इसे रखते समय कहा था कि हम लोगों ने जो कानून को बनाया था, भारत के वकीलों ने इस कानून को अलग तरीके से अदालतों में प्रस्तुत कर उसकी धज्जियां उड़ा दी है। तो उनके इस बयान के खिलाफ में वकील लोग भी सड़क पर उतर आए थे। चौथी तरफ वामपंथ के लोग थे जो ज़बरदस्त इसका विरोध कर रहे थे, और पांचवा दक्षिणपंथी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ लोग थे, वो तो थे ही, और आगे बढ़कर गांधीवादी डॉक्टर जेपी कृपलानी भी इसके विरोध में मुखर होकर के सामने आ गए थे। तो चहु ओर सरकार का विरोध हो रहा था। सरकार को इसी बात से डर था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हालांकि उस समय विपक्ष के अधिकृत नहीं, अनऑफिशियली विपक्ष के नेता थे, क्योंकि संसद का चुनाव तो उस समय हुआ भी नहीं था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि आप संसद
आप संविधान का खुलकर दुरुपयोग कर रहे हैं और इसका और ज़्यादा दुरुपयोग हो इसके लिए आप इस कानून को लेकर के आए हैं, इसीलिए हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। खैर कैसे भी हो, ये कानून बन गया और इस कानून के बदलाव में एक और बातें हुई। जैसा कि हमने इस वीडियो के शुरू में कहा है कि संविधान में 8 अनुच्छेद थे, एक 9वां अनुच्छेद जोड़ा गया और इस 9वें अनुच्छेद में संसद को यह शक्ति दी गई कि संसद से 9वें अनुच्छेद के तहत रखी गई चीज़ों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इस प्रकार इस 9वां अनुच्छेद सरकार को असीमित अधिकार दे रहा है कि जिस चीज़ पर आपको लगता है कि संविधान के अनुरूप अगर ये कोर्ट में जाएगा तो खारिज हो जाएगा, उसको 9वें अनुच्छेद में डाल दो तो ये कोर्ट में इसको चुनौती ही नहीं कोई दे पाएगा। इस तरह से सरकार ने एक ऐसा हथियार अपने पास रखा जिससे विरोधियों को और जो 3 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तो इस तीनों में विधायिका के वर्चस्व को कायम करने की कोशिश हुई, एक सफल कोशिश हुई। इससे यह साबित हो गया कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में आखिर बॉस कौन है। तो यह पता चल गया कि 3 पिलर तो 2 पिलर तो उसी समय कमज़ोर कर दिया गया और एक ही पिलर मजबूत रहा जो नेताओं का पिलर है, यानी विधायिका का पिलर है। तो नेहरू जी के प्रथम प्रयास से यह भी एक गैर संवैधानिक परंपरा, गैर संवैधानिक तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि संविधान ने उसे अप्रूव किया है, लेकिन गैर लोकतांत्रिक परंपरा विकसित हो। विरोधियों ने यहाँ तक तर्क दिया था कि संविधान सभा को ही अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित किया गया है। आपको संविधान बनाने के लिए चुना गया था, ना कि संविधान बदलने के लिए। विपक्ष ने ज़बरदस्त विरोध किया। पब्लिक द्वारा भी संविधान का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि ये जो कानून बन गया, ये संशोधन हो गया, इसका बहुत लोगों ने इसे संविधान के आत्मा से छेड़छाड़ कहा। बहुत लोगों ने इसे यह कहा कि यह संविधान के साथ अन्याय है, छेड़छाड़ है, या संविधान को बदल के रख दिया गया है। तो जो लोग ये तर्क दे रहे हैं या दे रहे थे कि संविधान कोई बदल ही दिया गया है, उनका बात आज कैसे सार्थक है, आज के स्वरूप पे उस बदलाव को हम कैसे देखते हैं या उस बदलाव का असर आज कैसे है, अब हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस कानून के बदलाव के साथ जो परंपरा विकसित हुई उसमें संविधान कानून बदलने की प्रक्रिया ही सस्पेक्ट हो गई, यानी कि संदेहास्पद हो गई। संविधान ने प्रक्रिया जो अपनाया था कानून को बदलने के लिए, उसकी अनदेखी की गई और उसको अनदेखी करते हुए कानून बदला गया। इसका असर आज तक आ रहा है और हमने देखा है लास्ट में भी जब धारा 370 बदला गया तो ये भी एक सस्पेक्ट था, यह सस्पेक्ट था और लोग इसे भी कानून के विपरीत मान रहे थे। अगर वो ना होता तो शायद दूसरे पार्टी जो सरकार में आई उन्हें यह भी करने का मौका ना मिलता। दूसरा, संविधान को मूलभूत रूप से परिवर्तित किया गया। तीसरा, संविधान के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अगर सरकार को नहीं पसंद है तो चलो ऐसी परंपरा शुरू करते हैं कि कानून ही बदल देते हैं। चौथा, कि बैलेंस ऑफ पावर में यह स्थापित हुआ कि लोकतंत्र का बॉस कौन है, सरकार या कोर्ट या तीसरा पिलर मीडिया। तो इसने स्थापित कर दिया कि सरकार ही लोकतंत्र का असली बॉस है। और जो 5वां गलत परंपरा विकसित हुई कि संविधान बदलना, जो कि एक बहुत बड़ी बात होनी चाहिए थी, वो बहुत आसान बात हो गई और आज तक हम लोगों ने 105 या 6 संशोधन कर डाले। आपने देखा कि धारा 370 हटाने के लिए संविधान बदला गया। वो कैसे बदला गया,
और आपने देखा कि राजीव गांधी ने भी कैसे संविधान को बदला था सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए। और एक और गलत परंपरा विकसित हुई जो 9th शेड्यूल को बनाया गया, जिस पर अदालत के निर्णय, कोर्ट के निर्णय नहीं दे सकता है, कोर्ट में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है, कोर्ट उस पर निर्णय नहीं दे सकता है। तो सरकार चाहे तो गैर कानूनी, गैर संवैधानिक कानून भी बना के उसे 9th शेड्यूल में डाल सकती है और राजद्रोह कानून किसी के ऊपर लगाकर उसे बंद कर दिया जा सकता है। अब सरकारों के इंटरेस्ट पर यह निर्भर हो गया था कि वो किसे देशद्रोह माने या किसे देशद्रोह ना माने। एक ऐसा कानून बना जिसका उपयोग करना ही वास्तव में दुरुपयोग है। तो ये सब ऐसे दूरगामी प्रभाव थे प्रथम संविधान संशोधन का, जिसका प्रभाव अब तक हम सबों के ऊपर पड़ रहा है। तो साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप अब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार के लोगों और अन्य के साथ शेयर ज़रूर करें जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या जो कानून, संविधान, राजनीति शास्त्र, इतिहास इत्यादि में रुचि रखते हैं। ऐसे लोगों को आप हमारा वीडियो ज़रूर भेजें। अगर पसंद आ गया हो तो लाइक ज़रूर कर दें। मिलेंगे कुछ ही दिनों बाद एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।